स्टूडेंट, दोबारा एक एटम के चैप्टर के साथ अपन शुरुआत कर रहे हैं वीडियो की। तो एटम के जो थ्योरी है उसके बारे में सबसे पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि एटम क्या होता है, क्या उसकी साइज़ होती है, कौन कौन से उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी अपन ले लेते हैं कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर फिक्स होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वो क्या है, बंधे हुए रहते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्विंग करते रहते हैं। ठीक है, तो अब ये इससे रिलेटेड जो एटम से रिलेटेड जो पहला मॉडल दिया था वो किसने दिया था, थॉमसन ने। तो थॉमसन क्या कह रहा है कि थॉमसन ने एक एटम को एक वाटरमेलन के समान माना। वाटरमेलन कैसे, जैसे देखो अपनी गर्मी के दिनों में सभी ने देखा है कि तरबूज के समान उसने अपने एटम को उसने रिप्रेजेंट किया। अब इसके अंदर जो सीड्स होती हैं, जो बीज हैं, उसको उसने क्या नाम दिया भाई, इलेक्ट्रॉन। और उसके ऊपर जो चार्ज बताया उसने क्या बताया, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये अपन ने यहाँ पे शो कर दिया नेगेटिव चार्ज के साथ। ये तो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको शो कर रहे हैं भाई, ये किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या है आपका, पॉजिटिव। जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव पार्ट को शो कर रहा है। तो उसने जो मॉडल दिया था, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि परमाणु या एटम से रिलेटेड आपका जो मॉडल है सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको याद रखना है थॉमसन ने दिया था। और थॉमसन ने क्या बताया था कि एक वो वाटरमेलन के समान है और उसके अंदर जो सीड्स हैं वो किसके बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव। तो ये सेम वैसे ही है जैसे प्लंग में पुडिंग मॉडल, प्लंग और पुडिंग की जो सेटिंग होती है वैसे की वैसे ही है। तो उसी तरह से उसी आधार पे अपन इस मॉडल को अपन क्या बोलते हैं, प्लंग पुडिंग मॉडल। प्लंग पुडिंग मॉडल बोल देते हैं। ठीक है, अब ये देखो किस किस को एक्सप्लेन कर सका। तो इसने क्या बताया थॉमसन ने कि जब एटम को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लेकर वो क्या है, इमिशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं एटम से। दूसरा उसने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब इस पर लाइट डाला जाता है तो उसके क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। तो वाइब्रेशन के दौरान क्या है, ये एनर्जी इमिट करते हैं, यानी लाइट को इमिट करते हैं। ये दो बातें इसने मेन बताई। तो इसके आधार पर अपन ने इसके अंदर क्या क्या, इस मॉडल के आधार पे किस किस को एक्सप्लेन किया जा सके, यानी गैसों के आयनाइजेशन यानी पॉजिटिव भाग और नेगेटिव भाग कैसे होता है उसको एक्सप्लेन कर सका ये। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सका। इसके अलावा अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम लाइन है जो उनको भी वो क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सका। इसके आधार पर अपन ये इसको क्या है डिफाइन कर सकते हैं। अब कुछ इसके अंदर क्या है, कुछ कमियाँ भी रह गई। वो कमियाँ कौन कौन सी हैं, तो उस कमियों के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि इस मॉडल के द्वारा अपन क्या है कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, उसको अपन क्या है एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग होती है अलग अलग एंगल से, तो वो भी इसके आधार पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग होती है वो अपन आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, रेदरफोर्ड मॉडल, उसके आधार पे अपन क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, टॉपिक है बेटा रेदरफोर्ड मॉडल। तो उसके अंदर देखो रेदरफोर्ड ने क्या क्या किया था, सभी ने आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा है, अपन यहाँ पे भी पढ़ने जा रहे हैं। तो रेदरफोर्ड ने उसने क्या ली थी कि अपने एक गोल्ड फॉइल ली थी, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की क्या की थी, बौछार की थी। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते क्या हैं, तो वो क्या होती है 2He4, यानी जिनका जो मास है वो तो 4 गुना होता है प्रोटॉन से, और चार्ज क्या होता है, डबल होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अल्फ़ा पार्टिकल 2He4 होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये गोल्ड फॉइल है। यहाँ पे जैसे ही अपन देखेंगे कि वो अलग अलग एंगल से क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल 90 डिग्री से भी ज़्यादा क्या हो गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे। और ये जो आपने स्क्रीन लगा रखी है ये किसकी बनी होती है, ZnS की, यानी जिंक सल्फाइड की बनी होती है। इस जिंक सल्फाइड को क्यों लिया, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल वहाँ पे स्कैटर्ड होकर वहाँ पे जो कोलिजन करेंगे वहाँ पे क्या होगी, एक छोटी सी स्पार्किंग होती है जिसको अपन को पता चल जाता है कि अल्फ़ा पार्टिकल सीधा जा रहा था और वो इधर किस तरह से गया। तो जहाँ पे वो साइड में क्या होती है, थोड़ी सी जो चमक होती है वो अपने को यहाँ पे ZnS की वजह से दिखाई देती है। दूसरा रीज़न है यहाँ पे गोल्ड फॉइल ही अपन ने काम में क्यों लिए, तो अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर आपने देखा है कि गोल्ड का जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 79 होता है।
बजाय किसके, इस अल्फ़ा पार्टिकल की बजाय इसका 2 होता है और यहाँ पे 79, तो इससे बहुत ज़्यादा भारी बोल सकते हैं गोल्ड यहाँ पे होता है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल इसको कोलिजन करेगा तो ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा। जिस तरह से आप क्या है बॉल को दीवार पे फेंकोगे तो दीवार के अंदर कोई मोमेंट नहीं आएगा, बॉल ही आपकी क्या है वापस कमबैक हो जाएगी। तो ये रीज़न इसका है गोल्ड को यहाँ पे अपन ने क्यों लिया है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक जो नंबर है वो 79 है। ये क्या है, कंपेयर करें अल्फ़ा पार्टिकल से तो उससे बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ अपन क्या है कि गोल्ड को अपन क्या है पतली लेयर बना सकते हैं, और किसी मेटल को लेंगे तो उसकी लेयर पतली नहीं बनती जितनी गोल्ड की होती है। तो गोल्ड की आर्गूमेंट जो ऑर्गेनामेंट जो अपन पहनते हैं उसका रीज़न यही है कि इसको क्या है पतली फॉइल के रूप में अपन क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि उस फॉइल को यहाँ पे अपन क्या है इसको ऑब्जर्व करने के लिए 2 बातों का ध्यान में रखना है, ये सुविधा रहेगी। अब देखो ये तो अपन ने उसने एक्सपेरिमेंट किया, अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाला, उसने देखा कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल थे वो सीधे चले गए थे बहुत सारे, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो गए थे स्कैटर्ड हो गए थे अलग अलग एंगल से, 1 डिग्री से ज़्यादा की, मतलब अलग अलग एंगल से, और लगभग 10,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो क्या है वापस कम बैक हो गया था। तो वापस कम बैक हुआ तो ये उसने क्या है ऑब्जर्वेशन की कि ये चीज़ें उसके सामने आई। तो यहाँ से उसने क्या एनालिसिस निकाला कि एटम का मोस्टली पार्ट क्या होता है एम्प्टी, यानी अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि एटम का मोस्टली पार्ट है वो क्या होता है खाली होता है। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि उसके सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट है, क्यों, क्योंकि अपन ने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर भी चार्ज क्या होता है पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे इसके ऊपर भी चार्ज क्या है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने से वो क्या हो जाएंगे, इनके ऊपर देखो ये काफ़ी दूरी से जा रहा है अल्फ़ा पार्टिकल, तो इतना रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा जितना इस अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर लग रहा है। तो ये तो सीधे चले गए, और ये क्यों स्कैटर्ड हो गए, क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा था रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, तो उस टाइम पे इनका पाथ क्या हो गया चेंज हो गया। एक ये सीधा उसको डायरेक्ट हिट करने जा रहा था, तो उस टाइम पे ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या है कि वापस उसके जा रहा था, और रिपल्सन फोर्स क्या है बहुत ज़्यादा था, तो वापस उसी डायरेक्शन में वो क्या हो गया कम बैक हो गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो उसने क्या एनालिसिस निकाला कि एटम के सेंटर के भाग के अंदर एक भारी क्यों बोला, क्योंकि ये अल्फ़ा पार्टिकल वापस आया है, उससे कोलिजन करके क्या है वापस कम बैक हुआ है, इसका मतलब उससे भारी है, अल्फ़ा पार्टिकल से बहुत ज़्यादा भारी है, हैवी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिसको उसने क्या है उसके ऊपर चार्ज भी क्या है पॉजिटिव सेम नेचर का है। तो उसने एनालिसिस निकाला कि एटम के सेंटर भाग में एक भारी और पॉजिटिव पार्ट है जिसका उसने नाम दिया था न्यूक्लियस। क्या नाम दिया था भाई, न्यूक्लियस। तो उसने एनालिसिस किया कि जो इसकी जो साइज़ होती है वो एटम से भी क्या है छोटी होती है। तो एटम की साइज़ उसने 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रम बताई, और इसकी जो साइज़ लगभग निकलती है वो 1 फर्मी के लगभग निकलती है। तो ये उसने क्या है एनालिसिस किया, किसने भी, रेदरफोर्ड ने। तो यहाँ पे 2 ही चीज़ें सामने आ रही हैं कि एटम के सेंटर भाग के अंदर तो क्या रहता है एक हैवी न्यूक्लियस रहता है जिसकी नेचर क्या रहती है पॉजिटिव रहती है, और क्या है कि इसके अंदर बाकी भाग क्या रहता है एम्प्टी रहता है। ओके नेक्स्ट देखो, अल्फ़ा पार्टिकल और जो स्कैटर्ड एंगल है उसके बीच में जब अपन ने ग्राफ खींचा तो ग्राफ के अंदर अपन ने क्या देखा कि एन थीटा है वो साइन की पावर 4 θ/2 के क्या था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इसको अपन क्या है शॉर्ट में एन थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, किसके भाई, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक की पावर 4 θ/2 के। तो अपन यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ किस तरह से आएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे तो इधर तो क्या ले सकते हो एन थीटा, और इधर क्या ले सकते हो यहाँ पे जो आपका एंगल है साइन का जो 30-40 जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही थी वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 90 ले लिया, π/2 ले लिया, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ भाई पाई ले रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये ग्राफ क्या है इस तरह से आपको क्या है इन्वर्सली रूप से आपको दिखाई दे रहा था। तो ये एक छोटा सा भाग अपन ने रेदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में देखा। दूसरा अपन यहाँ पे इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था उसको भी अपन क्या है कूलामिक फोर्स से अपन डिफाइन कर सकते हैं, वो अपन ने
पढ़ रखा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू वही Q यानी ZE यानी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस की जो अपन लिखेंगे वो ZE से लिखते हैं, और इसका चार्ज मैंने आपको बताया था 2E के बराबर होता है, और R अपन उनके बीच की रेडियस ले लेते हैं। तो इस फॉर्मूले से उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको अपन क्या कर सकते हैं, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा अपना एस्टिमेट द साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर अपन यहाँ पे देखो कि ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है यहाँ से अपन इसके पास जो मोशन में है तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है भाई इसके पास है, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से ये देखो यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या है, लगातार धीरे धीरे कम होगी, और कम होकर इस पॉइंट के ऊपर जो कि बिल्कुल नाभिक के बिल्कुल पास में है वो उसके ऊपर बिल्कुल जीरो हो जाएगी। उस टाइम पे उसके अंदर क्या है, रिपल्सिव फोर्स क्या है, मैक्सिमम हो जाएगा और वापस वो कम बैक हो रहा है। तो इस बात के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ हुई है जो फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बराबर अपन इसकी वैल्यू रख देंगे। तो अपन यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट के ऊपर अपन क्या बोल सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, सेम इस पॉइंट के ऊपर। तो सपोज करो ये r दूरी के ऊपर है तो उस टाइम पे अपन क्या है, एस्टिमेट इसकी साइज क्या है, एस्टिमेट कर सकते हैं। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी को मैं E से लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि Q1 Q2 अपॉन R। तो R की जगह अपन R0 लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस फॉर्मूले को अपन क्या है, एनालिसिस करें तो Q1 क्या है, ZE, और दूसरा क्या है भाई 2E, अल्फा पार्टिकल में चार्ज, और ये R0 क्या है, उनके बीच की दूरी, और ये एनर्जी आ गई। तो एनर्जी को यहाँ पे R0 की वैल्यू अपन इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या लिखोगे, 2kZE² अपॉन E। ये यहाँ से R0 की वैल्यू यानी न्यूक्लियस के जो रेडियस है उसको अपन क्या है, इजीली निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, बाय द हेल्प ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ से R0 की वैल्यू आपको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन होगी कि अल्फा पार्टिकल इस काइनेटिक एनर्जी से वो जा रहा है, और बाकी आपको Z और E की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उसको आपको कैलकुलेट करके उसके साइज आप क्या है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। तो इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल के अंदर जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर उसने क्या है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को क्या है भेजा। तो उसके अंदर जो बौछार की थी अल्फा पार्टिकल की, तो उस दौरान मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो क्या चले गए थे, सीधे चले गए थे। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए थे, अलग अलग एंगल से क्या हो गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे। तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे क्या देख रहे थे कि जो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से निकलेगा तो उस टाइम पे न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो जिससे पास से निकलेगा उतना ही एंगल क्या है, वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगा एक तरह से। तो सपोज करो ये तो सीधी जा रहे थे, यहाँ से कुछ क्या हो गए, स्कैटर्ड होना शुरू हो गए थे। तो इसका जो आकलन कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे देखो कि न्यूक्लियस के सेंटर से और जो अल्फा पार्टिकल क्या स्कैटर्ड हो रहा है, तो उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोलेंगे भाई, इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। दूसरा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो अल्फा पार्टिकल हैं जो लीनियर जा रहे हैं, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जो स्कैटर्ड हुए हैं, जो प्रकीर्णित हुए हैं, वो अल्फा पार्टिकल क्या उनका जो पाथ है वो कैसा होगा। तो उसका अल्फा पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, तो वो आपको याद रखना है, हाइपरबोलिक होगा। कैसा होगा भाई, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक यानी अति परवलय जैसा होगा। आपको ये ध्यान में रखना है, वर्ड आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन में भी, हाइपरबोलिक पाथ होगा आपको, राइट। इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करें कि ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है इसका मेजरमेंट कैसे करना है, तो इसका मेजरमेंट करने के लिए सीधा आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, B = 1/4πε0 ZE² कोड θ/2 अपॉन E। E क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के आधार पे यहाँ पे आपको ये सीधा याद रखना है। 12th क्लास के अंदर आपको इसका डिस्क्रिप्शन आपको पूरा डिटेल से BSc की बुक के अंदर मिलेगा, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। तो उसके ऊपर अपन BSc फाइनल में चलेंगे तब आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको ये फॉर्मूला सीधा याद रखना है। तो इस फॉर्मूले में अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई किसके, कोट θ/2 के। यहाँ पे E की जगह आप हाफ mv² भी लिख सकते हो, B = आप क्या लिख सकते हो, 4πε0 ZE² कोट
थीटा बाई 2 अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि जो b की वैल्यू है वो b की वैल्यू कम आएगी जब थीटा का मान क्या आएगा, बड़ा आएगा। कैसे, यहाँ से देखो कि आप ऑब्जर्व भी कर पा रहे हो कि यहाँ पे ये जो दूरी है ये सबसे ज़्यादा है, तो थीटा ये सीधा सीधा लीनियर जा रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू है, ये डिस्टेंस बढ़ रही है। ये यहाँ पे एंगल देखो धीरे धीरे बढ़ने लग गया, जैसे ये अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है, फिर इस साइड में बेंड हो रहा है, इस साइड, तो इनका सभी का एंगल क्या है, लगातार बढ़ रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब एंगल थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस टाइम पे बी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोट थीटा बाई 2 के। तो कोट 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इनफाइनाइट की क्या होती है, मिनिमम। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना 90 के ऊपर वो क्या वैल्यू हो जाती है, मिनिमम। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो सपोज करो बी की जो वैल्यू है अपन यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, b इक्वल्स टू क्या ले, 0। तो वो तभी पॉसिबल है जब कोट थीटा बाई 2 आपका कितना हो, कोट थीटा बाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0, और थीटा बाई 2 किसके बराबर आएगा भाई, 90 के ऊपर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। इसका मतलब उस अल्फा पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा तो उस टाइम पे वो आपका सीधा जाएगा, कोलिजन करेगा न्यूक्लियस से और सीधा उसी डायरेक्शन में कम बैक हो जाएगा। तो उसके लिए b का मान 0 होगा, उसके लिए आपका थीटा का मान कितना आएगा, 180 डिग्री, यानी वो उसी डायरेक्शन में वापस क्या हो जाएगा, कम बैक हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा पार्टिकल अपन यहाँ पे सोल्व कर लिया, अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री था, एक छोटा सा फिनोमेना था, इसको आपको ध्यान में रखना है। बड़ा अपना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर क्या ध्यान में रखना है कि इसके अंदर रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ, जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ के अंदर वो क्या करते हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं किसी रेडियस आर्क के पाथ के अंदर। जैसे अपन यहाँ पे बात करें, जैसे ये तो आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, किसी ऑर्बिट के अंदर वो क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है आर रेडियस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि उसका जो चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस टाइम पे उसके ऊपर लगने वाला कूलॉम्बिक अट्रैक्शन जो फोर्स है उसको जो बैलेंस करेगा वो कौन होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स को जो बैलेंस कर रहा है वो आपका कूलॉम्बिक जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ से अपन देखो कूलॉम्बिक जो फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपन ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है भाई, ZE, और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर E, आर इनके बीच की दूरी है। तो यहाँ पे KZE इंटू E अपॉन आर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे FE की तो ये वैल्यू आ गई, FE इक्वल्स टू अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, KZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स FC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, mv स्क्वायर अपॉन आर, करेक्ट है। तो यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, FE और FC, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो और ये थर्ड मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से तीनों वैल्यू फर्स्ट में रख रहे हैं। तो वैल्यू पुट अप कराओ भाई, KZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से r से r एक कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है आप क्या देख रहे हो, r की जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, KZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, फाइनल वैल्यू आ गई, KZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। यहाँ से अपन क्या है, उसकी रेडियस को क्या है, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अपन यहाँ पे देखो दो चीज़ें देखनी है, एक तो उसकी जो टोटल एनर्जी आएगी उसको भी रदरफोर्ड ने फाइंड आउट कर लिया था। वो कैसे किया था कि यहाँ पे देखो इसकी जो रिवॉल्विंग कर रहा है आर रेडियस के पाथ में, तो उस टाइम पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या लिखी जाएगी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन किस फॉर्मूले से लिख सकते हैं भाई, Q1 Q2 अपॉन आर। तो K की वैल्यू आपकी सेम है, और Q1 कितना है, ZE और इंटू माइनस E अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को मैं U से डिनोट कर रहा हूँ, तो माइनस का क्या आ जाएगा, KZE स्क्वायर अपॉन आर। एक तो ये वैल्यू आ गई। दूसरी अपन यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ mv स्क्वायर,
हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, इसी इक्वेशन को देख रहे हो आप, तो आपके पास हाफ mv² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ kZe² अपॉन r। ये आपकी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आ गई। दैट इज इक्वेशन नंबर 6। तो फिर लास्ट में अपन क्या निकालें, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या है, E इक्वल टू क्या लिखोगे आप, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों का ऐड करो तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइनस का kZe² अपॉन r प्लस हाफ kZe² अपॉन r, ये वैल्यू अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ से अपन क्या देखेंगे कि ये जो वैल्यू आई है E की जो वैल्यू है उसको अपन थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेते हैं। तो देखो ये माइनस की है, ये प्लस की वैल्यू है, तो माइनस की हाफ बच जाएगा आपके पास, हाफ kZe² अपॉन r। तो k की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1/4 तो माइनस का हाफ इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन r। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 1/8 एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन r। ये आपकी क्या आ गई भाई, टोटल एनर्जी आ गई। करेक्ट है। तो यहाँ से अपन रेदरफोर्ड के मॉडल से अपन क्या है, टोटल एनर्जी क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रेदरफोर्ड मॉडल के अंदर देखो इतना, रेदरफोर्ड के अंदर मॉडल के अंदर भी कुछ कमियां रहेगी। उसने क्या बताया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में उसने क्या कहा कि उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। तो सर्कुलर मोशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ आपको बताया कि वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, और एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो उस टाइम पे अपन ने पढ़ाया है कि जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट करेगा तो इसका मतलब है उसकी लगातार एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो डिक्रीज होता होता वो उसके चारों तरफ वो साइकिल चक्कर लगाता लगाता क्या है भाई, लास्ट में क्या है, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे अपन क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, ये उसका क्या है, पाथ है। एक तरह से ये वैल्यू क्या है, वो घूमते घूमते वो क्या है, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। इसके बारे में वो रेदरफोर्ड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। इसके बाद में अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम, जो लाइनें फाइंड आउट हो रही थी उसके अंदर क्या था कि वो स्पेक्ट्रम था वो कंटिन्यूस आना चाहिए, क्योंकि ये लगातार एनर्जी क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो आपका स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूस आना चाहिए, यानी सतत होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, डिस्क्रीट था, यानी रेखीय स्पेक्ट्रम था, जो टुकड़ों में फाइंड आउट हो रहा था। कुछ रेंज की जो लाइट रेज हैं वो एक जगह, कुछ रेंज की अलग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी की अलग, और अलग अलग तो फ्रीक्वेंसी की वो अलग अलग स्पेक्ट्रम फाइंड आउट हो रहा था, जिसकी वो क्या है, एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका। तो ये क्या है, 2-4 एक रेदरफोर्ड की क्या है कमियाँ हैं, इनको आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके।